थोड़ी सी तखीर से शुरू करने की माजरत। आपको अंदाजा है कि मरी में जो सूरत बनी हुई है, जिस तरह की कैटास्ट्रॉफिक है, एक्चुअली हम भी कुछ उस इलाके के मदाफात में थे, पहुंचते पहुंचते हमें ज़रा तखीर हुई। और दूसरा, हम चूंकि इस दफ़ा FM पावर 99 के स्टूडियो से एंटर नहीं हो रही है, दोबारा हमारा FM पे ही ये प्रोग्राम, सॉरी फेसबुक पे ही ये प्रोग्राम आज चल रहा है, तो आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम मुगल पीरियड के दूसरे में हमने मुगल दौरे हुकूमत का आगाज और उनका तर्ज हुकूमत और उनके कंट्रीब्यूट कि उनका जो ये 315 साल का तकरीबन दौर है, जिसमें पहला दौर जो उनका शुरू हुआ 1526 से लेके ये 15 के पास हुकूमत चली गई। पिछले दौर में, पिछले लेक्चर में हमने इस पे भी बात की थी। और इसके बाद फिर ब्रिटिश के आने तक तकरीबन एग्जैक्टली 17 मुगल हुक्मरान रहे, हुमायूं से लेके बहादुर शाह जफर तक। इन सब का अहवाल जानने के साथ साथ हम इस दफा थोड़ा जरा थ्योरेटिकल जाते हैं। सर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये बाकी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो ये चीजें चलती हैं, तो जनाब प्रोफेसर असलम सैयद साहब को भी हम वेलकम करते हैं। और सर आपसे दरख्वास्त ये है कि जनरली एक तो ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे हमने चीजें पिछली दफा आपसे पूछी, आपने हमें बताया, मैं ये चाहूंगा कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं सर मुगल एम्पायर को, तो इसमें 2 3 4 इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ डू वी लुक एट द मुगल एम्पायर एंड द मुगल्स, एंड हाउ आर दे जनरली सीन बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस, लाइक हिंदू स्कॉलर उसे कैसे देखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स उसे कैसे देखते हैं, या नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स बाकी सारे कैसे देखते हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स इन इस दौर को कैसे देखते हैं। तो सर जरा इस पे बात कीजिएगा प्रोफेसर असलम सैयद साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। इस पे मैं यही अर्ज करूंगा कि मुवर्रिख जब तारीख के सफ़ात को देखता है, सोर्सेज को इस्तेमाल करता है, तो सोर्सेज में तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मुगलों की अज़मत भी मिलेगी, मुगलों की वो हरकतें भी मिलेंगी जो शायद कई रीडर को पसंद ना हो। तमाशा कब होता है कि जब हम हिस्ट्री को या मजहब के लिफाफे में लपेट के पेश करते हैं या नेशनलिज्म के लिफाफे में। इंडिया और पाकिस्तान के स्कॉलर्स के साथ अक्सर यही हुआ है, दोनों तरफ ये हुआ है कि अगर आप नेशनलिज्म के हवाले से देखें तो जाहिर है मुगल्स फॉरेनर्स थे, लेकिन इतने इंडियनाइज हो गए थे कि बताना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कोई राब्ता नहीं रखा उस इलाके से जहां से वो आए थे। तो बिल्कुल इंडियनाइज हो गए एंड दे वर पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ उन्होंने शादियां की, यहीं पे सब उनके सारी जितनी दौलत, जो कुछ उन्होंने कमाया, जो महल बनवाए, जो मसाजिद बनवाई, जो मकबरे बनवाए, वो सारे यहीं थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो मैं अपने दादा परदादा का मकबरा बनवाने के लिए वापस चला जाऊं उधर और उधर से मैं कुछ ले आऊं या उधर कुछ भेज दूं। नो, दे वर टोटली इंडियनाइज्ड। पहली बात तो ये है। अच्छा, अब जिस वक्त हिंदू नेशनलिज्म आता है 19th सेंचुरी में, जब नेशनलिज्म यूरोप में नमूदार होता है और उसके खदोखाल देखे जाते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब ये है कि हम एक नेशन हैं, लैंग्वेज के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, एथनिसिटी के लिहाज से। इंडिया में इनमें से कोई चीज नहीं थी। ना इनकी जुबान एक थी, ना नस्ली एतबार से ये एक थे, और ना ही मजहब एक था। यहां तक कि जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं वो भी 2 हिस्सों में था, साउथ और नॉर्थ में। तो कहां से तलाश करें नेशनलिज्म? कौन सी ऐसी चीज होगी जो इनको इकट्ठा करेगी? तो फिर ये आ गए हिस्ट्री पे।
कि हिस्ट्री जो है हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। आपको याद होगा शुरू-शुरू में हमने एक प्रोग्राम किया था कि इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज बिल्कुल नहीं था, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था मौजूद। तो जिस वक़्त इन्होंने तारीख देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो जो दौर है, इंटरवीनिंग पीरियड मुसलमानों का, ये हमारे लिए एक बिग स्लीप का दौर है। हम सोए हुए थे, सडनली अंग्रेज़ों ने आके हमें झंझोड़ा और जगाया, और इस तरह से हमने जब आँख खोल के इधर-उधर देखा, तो जो चीज़ें हमें नज़र आईं, जो मॉन्यूमेंट्स नज़र आए, वो हमारे नहीं थे। यहाँ से तारीख जो है बर्रे सगीर की, वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई। एक हिस्सा ये था कि मुसलमान कहते थे कि ये हमारी इंटरप्रिटेशन ये है हिस्ट्री की, हिंदू कहते थे हमारी ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम मुसलमान और तमाम हिंदू एक ही तरह से सोचते थे, नहीं। कई हिंदू स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसी पे एक छोटा-सा एक रिसाला है कानून गो का, जिसमें उसने सिर्फ इस बात पे बताया है कि जो हिंदू स्कॉलर्स औरंगज़ेब को बुरा कहते हैं, उनके लिए वो उसने किताब लिखी कि औरंगज़ेब ने अपने दौर में कितने नए मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों को उसने पैसे दिए बाकायदा, ताकि इनकी देखभाल हो सके। तो ये हम जब जनरलाइज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा हम लिफाफों में बंद कर देते हैं इसको, या नेशनलिज्म के लिफाफा या रिलिजन का लिफाफा, उस वक़्त तारीख मस्ख़ हो जाती है। तो ये तो था हमारे जो इंडिजिनस लोग थे, हिंदू और मुसलमानों, उनका कॉन्सेप्ट अबाउट हिस्ट्री। दूसरा था अंग्रेज़ों का। अगर अंग्रेज़ ये कहते कि बहुत खुशहाल पीरियड था मुगलों का, बहुत अच्छा पीरियड था, और वही हमें यहाँ खींच के लाया, और जब हमने देखा कि इनमें वो अज़मत नहीं रही बाकी, खला एक पैदा हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, फिर हमने कब्ज़ा कर लिया, तो शायद वो तारीख की एक रियलिस्टिक प्रेज़ेंटेशन होती। उन्होंने कहा कि नहीं, मुगलों ने कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हम आए हैं जिन्होंने इंडिया को नई-नई चीज़ें दी, जिन्होंने इंडिया को रेल दी, जिन्होंने इंडिया को डाक दिया। ये तमाम चीज़ें, रेल नहीं थी मौजूद, लेकिन डाक का सिस्टम और बाकी सड़कों का सिस्टम, ये सब मुगलों के दौर में मौजूद था यहाँ पे। नहरें भी मौजूद थीं यहाँ पे, ये सब कुछ था, बट दे टुक क्रेडिट फॉर दैट। और वो डिबेट फिर शुरू होती है between British scholars, Indian scholars, and to some extent later on American scholars also joined that. जिसमें Angus Madison की किताब आती है, मूरलैंड की किताब आती है, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, इरफान हबीब की किताब आती है, अग्रेरियन रिफॉर्म सिस्टम अंडर द मुगल्स, और कई ऐसे लोगों की किताबें आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि मुगलों का जो निज़ाम था वो कैसा था। Was it better than the British or similar than the British? फिर एक और तबका आता है, वो तबका है जिनको हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं या न्यो मार्क्सिस्ट कहते हैं। मार्क्सिस्ट उस सेंस में नहीं थे। उनका कहना ये था, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कार्ल मार्क्स ने बनाया था, कि जब तक कोई मुआशरा इन 4 फेजेस से नहीं गुजरता, प्रोलिटेरिएट की हुकूमत नहीं कायम हो सकती। और उससे फौरी पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि वर्कर्स की क्लास पैदा हो। ओल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होके नए बुर्जुआजी के पास आए, बुर्जुआजी उनको फिर इंडस्ट्रियलाइज की तरफ लेके जाएं और वहां से एक क्लास वर्कर्स की पैदा। तो कार्ल मार्क्स ने जो 1853 में कुछ मजमून लिखे जो बाद में छपे भी, कार्ल मार्क्स ऑन इंडिया और कार्ल मार्क्स ऑन द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मुख्तलिफ टाइटल से ये किताब मुख्तलिफ जगह छपी है। तो उसमें वो शुरू में तो नाराजगी का इजहार करता है और कहता है कि जो अंग्रेजों ने वहां तबाही फैलाई, जो किया, एक जगह तो यहां तक वो कह जाता है कि क्या हमारी क्रिश्चियनिटी हमें यही तालीम देती है जो हमने वहां किया है इंडियंस के साथ।
यानी ये टोटली एंटी मार्क्सिस्ट एक उसका कमेंट था। बाद में आके उसने when they really occupied और 1857 के बाद उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म करके क्राउन के अंडर ले आए, तो 1859 में एक कार्ल मार्क्स का आर्टिकल है जिसमें वो खुश होता है कि शायद अब इंडिया चेंज हो जाए, इंडिया में वो क्लास आ जाए जो वो उसका रेवोल्यूशन जो है उसको आगे बढ़ा सके। वो हमें पता है नौबत नहीं आई, वो वहां भी नहीं आई जहां उसने यूरोप में प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उससे हुआ ये कि ये जो इसका आइडिया था मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये बहुत से मुवर्रिखीन ने, हिस्टोरियंस ने इसको नहीं किया इंडियन सोसाइटी पे, और ये एक और तरह की किताबें वजूद में आई जिसमें उन्होंने बताया कौन लोग थे who occupied most of this thing that is called means of production, और किस तरह वो किसी हद तक एक डेंट था ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में, बट इट कुड नॉट डिपिक्ट अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो आपने एक इम्पोज किया था एक मेथड इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। उसके कुछ एलिमेंट्स बड़े अच्छे थे, बिल्कुल ठीक थे कि मटेरियल कंसिडरेशन जो होती हैं दे नेचुरली डोमिनेट ह्यूमन हिस्ट्री, बट अदर देन दैट ये सारी क्लास स्ट्रगल और ये चीजें दे वर इम्पोज्ड, they did not exist in India in that sense, and for that matter they did not exist even in Europe. तो ये मैं बड़ा आपको वेगली सा मैंने एक बताया है कि this is how Indian history, especially the Mughals, they were perceived by different people, keeping in view their own background, their own methodology. जब भी कोई हिस्टोरियन किसी जगह की तारीख लिखता है तो ये ज़हन में रखिए उसकी अपनी एफिलिएशन उस इलाके से क्या है. Do they hate that area or like that area? To a greater extent, that will determine कि वो क्या कहने लगे हैं. Secondly, what sources are they going to use? Thirdly, what methodology are they going to follow? Fourthly, what philosophy they are going to weave into these events. You can weave religion also into historical events. You can weave philosophy of class struggle also. But when you look at कि ये सोर्सेज जो आपने इस्तेमाल किए हैं उसमें से आपने ये नतीजा निकाला है, ये आउटकम लॉजिकल नहीं है. दैट्स हाउ वी क्रिटिसाइज एंड वी लुक एट दैट हिस्ट्री बुक्स. ये किस हद तक ट्रू रिफ्लेक्शंस हैं ऑफ दैट पीरियड और किस हद तक ये रिवाइज्ड हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं और ये एक अटेम्प्टेड सुपर इम्पोज्ड फिलॉसफी की निशानदेही करती हैं. दिस इज हाउ वी लुक एट डिफरेंट हिस्टोरियंस. जी सर, थैंक यू सर. एक सर इस दौर की एक बड़ी डिबेट है सर, यानी दो मेन कैरेक्टर्स जो है वो अकबर और औरंगजेब का सर. जी जी जी. यानी ये बड़ा स्प्लिट देखता हूँ सर, यानी पर्टिकुलरली अमंग्स द मुस्लिम हिस्टोरियन एंड नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस, पर्टिकुलरली हिंदू हिस्टोरियंस. एक रोमांस का वो रहा सर के वो इंडिया उस करेक्टर को, एक अकबर के करेक्टर को ज्यादा यूलोजाइज करता रहा, पाकिस्तान औरंगजेब के करेक्टर को आइडियलाइज करते रहे, और ब्रिटिश का ये जो अकबर द ग्रेट वाला आइडिया था, ये एक सर हिस्ट्री का पजल तो सर इस दौर का है. इस पे जरा रोशनी डालिएगा. ये पजल बनाया गया है, देखिए ना, वो स्मिथ की बड़ी मशहूर कोटेशन लोग कहते हैं कि व्हेन the Protestants were killing Catholics, Catholics were killing Protestants in Europe, India witnessed something very unusual, very enlightening.
और वो ये थी कि not only Muslims and Hindus, but people of different faiths coming all over from all over the world, they could live in harmony and peace. ये एक फैक्ट है और ये फैक्ट आपको थ्रू आउट मुगल हिस्ट्री नजर आएगा। जहां तक आइडिया है अकबर को फॉलो करने का या औरंगजेब को, जो अकबर ने काम किया है, अगर वो ना करता, देयर वुड हैव बीन नो औरंगजेब। हालात में अकबर ने रीगेन की है हुकूमत एट टेंडर एज, टीनेजर था अकबर उस वक्त, जब बैरम खां और इन लोगों की मदद से उसने ये हुकूमत हिमू से दोबारा वापस ली। जी सर। और फिर जो उसने नई नई रिफॉर्म्स की हैं, अमेजिंग है। उस पे तो हम एक पूरा लेक्चर आपको दे सकते हैं कि अकबर ने जो उसका जो ये मनसबदारी सिस्टम था, अकबर का ये जो सिस्टम था, एक और जो कि रेयर है उस दौर में, कहीं दुनिया में नजर नहीं आती। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा किताबों में कि मुगलों ने एक मीना बाजार शुरू किया था, जो एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय हुमायूं, कि वो दरिया में कश्तियों के ऊपर कुछ सामान ऐसा खरीदो फरोख्त का रखते थे जिसमें रॉयल्टी शामिल होती थी। अकबर ने इसको एक्सपेंड किया। नॉट ओनली ही एक्सपेंडेड, वो बाज औकात आम लिबास में कभी खरीदार बन के, कभी दुकानदार बन के मुख्तलिफ जगहों पे जाया करता था। उसका नतीजा क्या, मकसद क्या था? उसका मकसद ये था पब्लिक के इमोशंस, उनके सेंटीमेंट्स मालूम करना कि पब्लिक क्या सोचती है। कुछ लोग जो पहचान जाते थे कि ये हमारा हुक्मरान है, वो शिकायत भी करते थे उससे। तो ये एक तरह का, जिसको आज आप अवामी दरबार कह सकते हैं या खुली कचहरी कह सकते हैं, ये उसने शुरू की थी सबसे पहले। लोगों से पूछें। हमारे जाहिर है जो हमारे गवर्नर हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, वो तो हमें अच्छी रिपोर्ट ही देंगे, पब्लिक क्या कहती है। दूसरी बात जो उसने की थी वो ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया की लैंड को उसने ना सिर्फ उसकी पैमाइश कराई, बल्कि इतना मेथोडोलॉजिकली उसने इसका रेवेन्यू डिटरमिन किया, कितना हिस्सा मालिक का है, कितना किसान का है, कितना हुकूमत को टैक्स देना चाहिए, कहत की सूरत में या पानी ना मिलने की सूरत में क्या किया जाए। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था। इवन द ब्रिटिश कुड नॉट चेंज इट, दे केप्ट इट इंटैक्ट। अच्छा, अब हुआ क्या, एक वर्रख है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, वो उसको अकबरी ने उसकी तारीफ सुनी कि बड़ा पढ़ा लिखा है, संस्कृत भी जानता है, तो उसको बुलाया अपने दरबार में, कुछ किताबें उसको तर्जुमा करने के लिए दी और एक अच्छा ओहदा भी दे दिया। अब उसका जो उस्ताद था, वेरी फ्यू पीपल नो दैट, वो अबुल फजल का वालिद था, मुबारक। हाँ, अच्छा, अबुल फजल जीनियस था अपने दौर की। यानी ये दो भाई जो हैं, फैजी और अबुल फजल, इनके जो कारनामे हैं, इनका जो तरीक़ेकार है, खास तौर पे अगर आप आईने अकबरी देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स में कितनी लियाकत, कितनी काबिलियत थी। वो अकबर को बहुत पसंद था, अबुल फजल। इनको हो गई जेलसी, हसद हो गया, नेचुरल है कि बना है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता। ये हाँ, कि ये क्यों इतना करीब हो गया। तो मैंने गौर किया, इसकी जो किताब मैंने देखी तो मैंने कहा कि ये देखें शुरू का जो पीरियड इसने लिखा है अकबर के बारे में, बिकॉज ही सर्वाइव्ड, अकबर की डेथ के बाद ये कुछ देर जिंदा रहा, तो वो पीरियड इसने रिवाइज नहीं किया। उसमें अगर आप देखें जो अलकाब इसने इस्तेमाल किए अकबर के लिए, वो वही हैं जिस पे इसने इतराज किया है बाद में। जिल्ले इलाही हैं, अल्लाह का साया है, और ये है और वो, ये सारे इसने
अपनी किताब में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अकबर के लिए। जो इसने दीन इलाही पे लिखा है वो बहुत एग्जैजरेटेड, बड़ी मुबालगा रही है। हमें नजर आया कि अकबर शायद हमसे मेरी मुराद है जो हमारे ऐसे मुवर्रिख थे जिन्होंने कहा कि अकबर ने तो ये बड़ा बुरा काम किया, उसने एक नया मजहब शुरू कर दिया। बिल्कुल एब्सेंट है, कोई नया मजहब उसने शुरू नहीं किया। हाँ, उसको इमोशंस का ख्याल था, उसको सेंटिमेंट्स का ख्याल था, उस अपनी रियाया का। तो उसने कुछ दिनों वो गोश्त नहीं खाता था। नागा जो है ये गोश्त का 2 दिन का, इट स्टार्टेड विद हिम। और जो कि हमने बाद में बहुत देर रखा, उसका फायदा भी हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि मवेशी जो है वो बच गया। खैर अब तो वो सिलसिला नहीं रहा, क्योंकि अब तो ये फ्रीजर और ये चीजें जो है ये आड़े आ गई उन तमाम चीजों के। तो उसने कई स्टेप्स ऐसे डेफिनेटली लिए। और इवन इन देयर हेडे, कुर्बानी के मौके पे, ये बतानी बातें जरूरी मैं समझता हूँ, गाय नहीं ज़बह की जाती थी, मुगल ऊंट की कुर्बानी करते थे या बकरों दुम्बों की कुर्बानी करते थे। तो गाय का जरिया वो समझते थे कि ये, बल्कि एक हदीस है नबी पाक की जो कि हमारी ये जो सो कॉल्ड सिहाए सित्ता है उनमें है कि गाय का दूध जो है वो मुज़र है, गाय का दूध और घी जो है ये फायदामंद है। और बहुत सी ऐसी आपको सेइंग मिल जाएंगी फारसी लिटरेचर में जिसमें ये बातें दर्ज हैं। ये एक तरह से हमें नजर आता है यहाँ का माहौल मद्देनजर रखते हुए। अब देखिए, एक बात आप याद रखिए, घोड़ा हलाल है, तुर्क खाते हैं इसको, सेंट्रल एशिया में खाया जाता है, तुर्की में भी इवन खाया जाता है, सेंट्रल एशिया में खाया, जी सर, हाँ, लेकिन खाया जाता है, जी आपको साउथ एशिया में कहीं नहीं मिलेगा कि यहाँ का लोग घोड़ा खाते हैं, इसलिए कि वो इफादियत देखते हैं कि इसका फायदा कितना ज्यादा है हमें इस जानवर का। तो ये चीजें हमने फिर उन्होंने इसको बना लिया अपना एक मेथड के जी ये तो हमने प्रोटेक्ट करना है। हालांकि इनकी पुरानी किताबें गाय की कुर्बानी का जिक्र करती हैं। अगर आप वेदाजी में देख लें तो वो जो कुर्बानी वाली गाय है उसकी खुसूसियात बयान की हुई हैं। और अभी तक मैं कह रहा हूं विद सर्टेनिटी देयर आर सर्टेन एरियाज इन इंडिया जहां पे गाय की कुर्बानी हिंदू करते हैं, राजपूत करते हैं, मुसलमान नहीं। ये एक बन गया एक तमाशा बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसी तरह अकबर बन गया। अकबर बन गया एक आइडियल। उसने हिंदू लड़कियों से शादियां की, बहुत से लोगों ने उससे पहले भी की थी, उसके बाद भी की हैं। खुद जहांगीर की एक बीवी थी हिंदू, और भी बाद में ऐसे हमें वाकयात नजर आते हैं कई। तो ये चलता रहा है सिलसिला। लेकिन दे सिलेक्टेड अकबर अगेन ऑन द पैटर्न ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है तारीख में से पिक एंड चूज करना। अकबर द ग्रेट ये आ गया कॉन्सेप्ट, तो इंडियन हिस्टोरियंस मोस्टली जंप्ड एट इट। हमारे यहाँ तकलीफ शुरू होगी कि तो औरंगजेब क्या था फिर। तो उन्होंने बताया कि औरंगजेब नैरो माइंडेड था, इतना लिबरल नहीं था। तो उससे फिर ये सवाल हो गया कि कौन था फिर। शाहजहां दाराशिको को चाहता था, दाराशिको अकबर की तरह था, लिबरल था। उसकी वो जो किताब है कि ये दो बहर इकट्ठे हो रहे हैं, हिंदुइज्म और इस्लाम, दोनों में हमें नजर आती हैं खूबियां, दोनों में नजर आती हैं ऐसी चीजें जो हार्मोनाइज कर सकती हैं। अच्छा, औरंगजेब ने जिस तरह से हुकूमत हासिल की उस पे हमारे मुवर्रिख नहीं बात करते ज्यादा, उसकी रिलीजियस पॉलिसी पे बात करते हैं। हिंदुओं ने
उसके वो काम बिल्कुल इग्नोर कर दिए जो उसने, उसकी मसलन फौज में सारे मुगल हुक्मरानों से ज्यादा हिंदू जनरल थे, इस बात का जिक्र नहीं करते। उसका जो सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएट था दैट वाज हिंदू, उसका बात नहीं करते। और कितने मंदिरों को उसने सपोर्ट किया, फाइनेंस किया, जो लॉयल थे उसके, उसका जिक्र नहीं करते। हमारे शिबली नोमानी ने औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर लिख के उसको सेंट बना दिया। उसको बना दिया कि जी वो तो दरअसल उसी दौर का था जो साहबा का दौर था, और उसने तो ये किया और वो किया। ये दोनों एग्जैजरेटेड हैं, बहुत हाईली एग्जैजरेटेड। क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि मुगलों के पास सिर्फ एक तरफ था, लॉयल्टी। मेरी हुकूमत के साथ ये लॉयल है। उसमें भाई आए, बहन आए, बाप आए, भतीजा आए, चचा आए, जो भी आए, अगर वो खिलाफ है तो हैड नो चांस। यही था हाल उसका। कोई काजी, कोई पुरोहित, कोई सिख गुरु, कोई भी जो मुखालिफ किसी को सपोर्ट कर रहा है वो ज़ेरे अताब आएगा। जो इसके हक में है उसको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। तो ये दोनों लोगों ने, जिन्होंने अकबर को जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया एज ए लिबरल, औरंगजेब को जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ाया एज अ वेरी पायस मैन या एज अ मैन हु वाज वेरी नैरो माइंडेड, ये दोनों एग्जैजरेटेड वर्शन हैं। तारीख में ये दोनों जो हैं इनका और मकाम है। अकबर बिल्कुल लामज़हबी नहीं था। जितने मदरसे उसने सपोर्ट किए हैं अपनी जिंदगी में, अगर सिर्फ लाहौर में आप उनकी तादाद देख लें जो सरकारी खर्चे से चलते थे, और अकबर खुद अपनी व्हेन ही केम टू लाहौर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, और उसने लाहौर को अपना दारुल खिलाफा बनाया, तो उसने सबसे पहला ये काम किया। हमें सक्सेना जैसा आदमी लिखता है कि एक पोलो का मैच हो रहा था, अकबर देख रहा था, तो शाहजहां बहुत छोटा सा था उस वक्त, तो इसकी गोद में आ गया, अपने दादा की गोद में, साथ ही जहांगीर बैठा था। तो अकबर ने जहांगीर से पूछा कि ये खुर्रम को क्या मदरसे जाता है, ये इसने कुरान पढ़ा है, ये अरबी जानता है? ये इंक्वायरी जो होती है ये ऐसा एक लादीन शख्स नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो इसलिए अकबर लादीन नहीं था। इसी तरह औरंगजेब दीनदार नहीं था उस सेंस में जिस सेंस में हम समझते हैं। और ये जो एग्जैजरेटेड वर्शन है कि उसने तो जी टोपियां सी के, बट टोपियां सीता था या हुकूमत करता था वो, कि कुरान मजीद लिखता था हाथ से और फिर उनकी आमदनी से वो अपना खर्च करता था। ये सब एक आध कुरान पाक का नुस्खा लिख दिया होगा, वरना एक उस दौर में या इसी दौर में हाथ से लिखे कुरान पाक कितनी देर लगती है उसको। बिल्कुल। तो इसलिए ये सारे हमने हाशियाराई की है, ये तारीख के साथ हमने ज्यादती की है। तो इसलिए चूंकि आपके प्रोग्राम का नाम है डायलॉग जी सर विद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री रहने दें। अब ये इसी तरह ये हिंदू ऑथर्स लिखते हैं कि जी फतावा आलमगीरी उसने लिखवाई और वो इम्पोज कर दी गई पूरी इंडिया पे। अरे कहाँ इम्पोज हुई है वो तो एक कलेक्शन था। ये मुल्ला हजरात जितने उसके इर्द गिर्द जमा थे उनको को जॉब देना था उसने और उनको जॉब ये दिया, काम पे लगा दिया। मौलवियों को यही करते हैं ना, या उनको रोयते हलाल कमेटी का मेंबर बना देते हैं ताकि बिजी रहें, हुकूमत के खिलाफ बयान देने की बजाय आपके साथ रहें। तो औरंगजेब को भी यही था कि ये इनको इकट्ठा करो। है अब्दुल रहीम जो शाह वलीउल्लाह के वालिद थे उनको उसने बुलाया, और भी बहुत से लोग थे, उनको बुला के तो उनको कहा कि ये जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ डिफरेंट इश्यूज अबाउट इस्लाम, मोस्टली हनफी फिका के, वो एक जगह इकट्ठा कर दें आप। तो उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। वो हमें सबसे पहले उसका तज़किरा मिलता है कि व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया
दे वांटेड टू नो कि मुस्लिम लॉ को हम कहां से लें। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि आपसे पहले एक शख्स ने ये काम किया था, तो ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द मोहम्मदन लॉ as compiled during the British period that was taken from फतावाए आलमगीरी। तो मेरी टेक तो इसमें यही है कि ये दोनों के साथ हमने इंडिया के हिस्टोरियंस ने और पाकिस्तान के हिस्टोरियंस ने ज्यादती की है। ना इनमें सही। कोई लाठी था, ना इनमें कोई नेक या बद था। दे वर गुड रूलर्स अपने अपनी सेंस में। हाँ, औरंगजेब ने कई ऐसी चीजें की हैं जो इखलाकियात से या एक अच्छे इंसान से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। खास तौर पे जिस तरह से धोखा दिया उसने अपने भाइयों को। किसी को कहा कि मैं तो तुम्हें बना दूंगा और मैं तो हज पे चला जाऊंगा। किसी को कहा कि हम दोनों भाई मिलके हुकूमत करेंगे। बाप को कैद कर दिया। ये कोई बड़ी ज्यादती की। और बाप ने जब कहा कि ये रुक़यात आलमगीरी पढ़ें तो फिर आपको उसमें नजर आएगा। बाप ने कहा कि यहाँ मेरा अकेले में जी नहीं लगता, तो अगर तुम मुनासिब समझो तो कुछ बच्चे भेज दिया करो ताकि मैं उनको पढ़ा दूं। तो उसका जवाब औरंगजेब देता है, हाँ, अभी बादशाही का ख्याल आपके जहन से नहीं गया। मर्दों पे नहीं हुकूमत कर सकते, आप बच्चों पे करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें हमें जब नजर आती हैं तो लगता है कि ये लोग सिर्फ इनकी कंसिडरेशन यही थी कि हुकूमत हमारी कायम रहे, उसमें किसी किस्म का डेंट ना आ सके। बाकी वो फिर हमारी हाशियाराई है। तो जो नमाजें पढ़ता था, जैसे हमने ये इसको ज़ियाउल हक को आसमान पे बिठा दिया, उसको शहीद, एक तो शहीद बड़े करा देते हैं हम लोग, हर एक बंदा शहीद हो जाता है। ये नहीं देखते कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। तो मैं ज़ाती तौर पे, एंड आई हैव सही। many arguments to support this view कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का अगर एक आदमी कहें कौन रिस्पॉन्सिबल था, दैट वाज औरंगजेब, because he did not trust anybody, not even his own children. He did not train them properly in the art of administration या कुछ और। शाहजहां तक ये तरीका था कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ इलाके दे दें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कर दें, उनको जंगों में भेजें सामने। इसको हर वक्त ये खतरा था कि अगर मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी तो हो सकता है ये मेरे साथ वही करें जो मैंने अपने बाप और अपने भाइयों के साथ किया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक जो मुगल पीरियड का एक कट पॉइंट समझा जाता है 1707 को, औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद कोई ऐसा हुक्मरान ना रहा जो इस हुकूमत को चला सके। हालांकि उससे पहले सर ये बाबर समेत 6 हुक्मरान बनते हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, हाँ, और 11 हुक्मरान उसके बाद के हैं बहादुर शाह जफर तक। यानी शाह आलम फर्स्ट से लेके बहादुर शाह जफर तक 11 हुक्मरान बनते हैं। तो आप इस डिवाइड को सर कैसे देखते हैं? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इतनी फैल गई थी सल्तनत औरंगजेब के दौर तक कि सेंट्रल पावर में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर विजिल ना हो, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा ना हो जिसको खबर हो, जिसको पता हो क्या हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने एक और काम कर दिया, दो ग्रुप बन गए who were very close, had their contacts in the court। एक जिसको हम ईरानी ग्रुप कहते हैं, एक तुरानी ग्रुप कहते हैं। शुरू में तो ये सिर्फ तुर्कों और ईरानियों का मसला था, बाद में ये शिया सुन्नी मसले में बदल गया, जिसके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं। तीसरी बात ये हुई कि
जो इलाके दूर दराज के थे, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सोचा कि वो जो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो ना कभी हमारे किसी खत का जवाब देता है, ना कुछ करता है, तो उससे अलहदगी क्यों ना कर ली जाए। तो इस तरह से हैदराबाद, लखनऊ और बेशुमार रियासतें थीं, जिनमें से बाज़ औक़ात बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम्स की थी। वो उन्होंने अपनी-अपनी आज़ादी कर ली, ते आज़ाद हो गए। चौथी बात, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, पूरी दुनिया से लोग आते थे इंडिया में। बल्कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यूरोप से भी लोग जाते थे मुलाज़मत करने के लिए इंडिया में। अपॉर्च्युनिटी थी ऐसी। हंगरी से लोग आते थे तालीमी फील्ड में। ये जिसने गवर्नमेंट कॉलेज का जो पहला प्रिंसिपल था, ही वाज ए हंगेरियन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अक्सर डॉक्टर जर्मन थे, ऑस्ट्रियन थे। वो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें आपको पता चलेगा कि ये लोग आए, आके इन लोगों ने यहाँ पे मुलाजमतें की और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे ये लोग। उस दौर में ये जो हमले हुए हैं दो इंडिया पे, एक नादिर शाह का और एक अहमद शाह अब्दाली का, इसने रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी। इससे लोगों को पता चल गया कि मुगल हुक्मरान में अब वो बात नहीं रही। खास तौर पे जिस तरह से नादिर शाह ने दिल्ली का हशर किया, इतना सामान लूट के ले गया और बिल्कुल एक इनकॉम्पिटेंट रूलर की तरह मोहम्मद शाह ने उसको रुखसत किया बड़ी तोहफे तोहफ दे के। तो उससे क्या आप what kind of message are you giving? ये वो तमाम असबाब आपको नजर आते हैं। उनकी तादाद बेशक ज्यादा थी, क्योंकि कोई 2 साल रहा, कोई 4 साल रहा और चेंज कर देते थे अक्सर। ये जो ग्रुप मैंने बताया है ईरानी और तुर्कनियों का, मेकर्स का एक, वो जैसे उमराए चहलगानी था तुर्कों का शुरू सुल्तानेट पीरियड में, बोर और लेस एक तबका बन जाता है जो कहता है ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको हटाओ, दूसरे को लगा दो। तो ये जब सूरत हाल हो जाए तो उस वक्त फिर chaos होता है। और आखिरी पॉइंट विच वी मस्ट अंडरस्टैंड वो थी राइज ऑफ इंडिजिनस एलिमेंट्स। मरहट्टा उनमें सरे फहरिस्त हैं। ये लोग became in power, इन्होंने इकट्ठा किया और वही फिर की फिलॉसफी आएगी इसमें। जिस कौम में बिलोंगिंग टू वन अनदर का ज्यादा एहसास होता है, वो हमेशा कामयाब होती है उन दोस्त पीपल जो आपस में डिवाइडेड हो। सो बाय द टाइम वी लुक एट द लेटर मुगल, सबसे बड़ा हमें मसला नजर ये आता है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली और मिलिटरीली एक तरह की हार्मनी थी, यूनिटी, और नए एक्टर्स आ गए, नए चेहरे आ गए और उसका रिजल्ट सामने है कि लॉर्ड लेक ने जब दिल्ली पे कब्जा किया तो उस वक्त कोई इनकी मदद को नहीं आया हुक्मरान की। आप नोट करें ना, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम इन इंडिया, और बड़े हम ये दावे करते हैं, तो मुझे कोई एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि दिल्ली के बादशाह को बचाने के लिए किसी ने कोई फौज भेजी हो। इतने मुसलमान उमरा थे, नवाब थे, अलहदा अपने वो रियासतों के हुक्मरान थे। नोबडी केम। बल्कि अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में लोकल लोग होते थे, ऑफिसर्स की तादाद बहुत कम थी, वो हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। कुछ लोगों ने लिखा है, बाकायदा उनकी तादाद बताई है कि गोरे कुल कितने थे और कितने लाखों करोड़ों लोगों पे उन्होंने हुकूमत की, एक बहुत मुख्तसर सी तादाद के साथ। ये तमाम फैक्टर्स हमें बताते हैं, ये जो आपने बताया 1760 से लेके
1857 तक। These were सर the factors. सर एक सर आपने जैसे ब्रिटिश का जिक्र किया कि उन्होंने चंद लोगों ने आके यहाँ पे हुकूमत की, यानी मुगलों के फौरन बाद सर इंडिया कॉलोनाइज हो जाता है, जी कॉलोनियलिज्म की, कॉलोनाइजेशन की, और अब तो सर पोस्ट कॉलोनियलिज्म और वो डिबेट्स भी चल रही हैं। ये जो है कि क्या इंडिया उस वक्त वाकई इतना तरक्की के लिहाज से जबू हाली का शिकार था? इसमें कुछ ऑडियंस में से भी हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी आसिफ अली बरजंग साहब ने भी ये पूछा कि उस वक्त का एजुकेशनल सिस्टम क्या था, डेवलपमेंट क्या थी, क्या उस वक्त की सियासी, माशी और माशरती सूरत हाल थी? सर जरा इस पे थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, एजुकेशन, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं थे, ये गलत बात है। इदारे थे। मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ लाहौर के मदरसों की तफसील देखें तो एक बड़ी तादाद है उसमें जो डायरेक्टली दे वर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो मरकजी हुकूमत थी, पर्सनली बादशाह उनमें दिलचस्पी लेता था। वरना इल्म अदब की इतनी तरक्की जो आपको मुगल दौर में नजर आती है वो ना होती। मदरसे थे, लाइब्रेरियां थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी, आम लोगों की थी लाइब्रेरियां, शाही लाइब्रेरी थी जो रॉयल लाइब्रेरी थी, वो जो ये लूट के ले गए मोस्ट ऑफ दैट, वो आप जाके देख लें ब्रिटिश म्यूजियम में, आज भी आपको वो चीजें उसमें मिल जाएंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद अच्छा ही हुआ हमारे पास होती तो शायद हम तबाह कर देते उनको। बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। जो बाकी बात आप कह रहे हैं कि सोशल सिस्टम ये था कि मुगलों ने इंटरफियर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा एतराज इंग्लिश हिस्टोरियन कहते हैं कि सती की रस्म को इन्होंने क्यों नहीं बंद किया। मुगलों ने हिंदुओं की किसी रस्म को खत्म नहीं किया, या उनको कहा ठीक है ये इनका अपना धर्म है, इनको रहने दो, उन्हीं के मुताबिक चलने दो। इसी तरह मुसलमानों के जो मुख्तलिफ फिरके थे उनमें भी इन्होंने कोई ऐसी डेंट डालने की कोशिश नहीं की। जाहिर है तुर्क थे ये लोग और सेंट्रल एशिया से आए थे, वहां फिक़ह हनफी जो कि हमारे खुलफा की फिक़ह भी थी बगदाद में, तो फिक़ह हनफी इन्होंने जरूर इंट्रोड्यूस की और इम्प्लीमेंट की। अदर देन दैट इन्होंने मुआशरती तौर पे किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया। बाकी सीधी सी बात है, एक जो बहुत बड़ी बात हमें नजर आती है वो ये आती है कि जो तबके थे इंडिया में एग्जिस्ट करते, जिसको हम बड़ा टाइटली कहते हैं कि ये जात पात में लोग तकसीम थे, उसमें मुसलमानों ने बजाय इसके कि अपने मजहब की लाइट में उसको चेंज करते, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट। एक और जात ऐड होगी, आप यूं समझ लीजिए उसमें। और जो कन्वर्ट हुए लोकल लोग टू मुस्लिम्स, दे रिटेन्ड देयर डिस्टिंक्ट सोशल स्टेटस। एक राजपूत मुसलमान होता है, एक ब्राह्मण मुसलमान होता है, वो भूला नहीं कि हम पहले ब्राह्मण थे, ये राजपूत हैं। या जो कोई दूसरा, कोई अगर कोई अछूत होता है मुसलमान, उसको भी हमने उसी निचले दर्जे पे रखा और उसको वो काम सौंपे जो वो पहले करते थे। एक बहुत बड़ी हमें एक सोशल एक किस्म की कैलेमिटी नजर आती है। हालांकि शुरू में जो लोग मुसलमान होते थे वो इसलिए होते थे कि वी विल बी रेज्ड इन आवर स्टेटस, हम जाके नमाज में इस बादशाह के बेटे के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा उससे। ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं, शुरू में था ये जज्बा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और वही कास्ट रिडन सोसाइटी हमारी बन गई जो मुसलमानों की थी। और अगर आप आज भी घूम फिर के देखें तो आपको उसके असरात नजर आएंगे। तो ये मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूं कि ये सोशल
और एजुकेशनल कंडीशन थी। बाकी कॉलेजेस थे, उनका नाम कॉलेज नहीं था उस वक्त, इदारे थे ऐसे तालीमी इदारे। वरना ये जितने लोग आपको नजर आते हैं वर कॉम्पिटेंट इनफ, ये कहाँ से सीख के आते थे, कहाँ से पढ़ के आते थे? ये लोग थे, बहुत थे उस वक्त। अच्छा, एक सर ये क्वेश्चन आया इरम गुल साजिद साहब की तरफ से कि सर मुगलों ने यूरोपियन ताजरों पे खुसूसन की सरगर्मियों पे नजर क्यों नहीं रखी, जबकि वो लगातार साउथ की रियासतों के हुक्मरानों के साथ जंगल जदल भी करते थे। तो ये भी सर एक क्वेश्चन है कि अगर ये हुक्मरान थे तो इन्हें ये तो देखना चाहिए था कि उनकी सरगर्मियां क्या हैं। इस पे औरंगजेब तक तो हमें नजर आता है कि उन्होंने बहुत क्लोजली वॉच किया इनको कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद वही हुआ जो अक्सर कमजोर हुक्मरानों के साथ होता है। शिकायत हुई आपके खिलाफ तो तुमने उस जहाज को लूटा जी, कोई बहाना बना दिया, लेकिन उसमें से जो अच्छी चीजें थी वो तो हम आपकी खिदमत में पेश करने आए हैं कि आप लीजिए। तो ये जो करप्शन होती है नेगोशिएशन, ये आपको नजर आएगी उसमें। बाकी दूसरी बात जो मैं आपको कहूं वो ये होती थी कि अक्सर इनकी आपस में जेलसीज थी। मुगल हुक्मरान की अगर कोई साउथ में एक हुक्मरान है हु इज नॉट अंडर द मुगल्स, उसको उससे क्या हमदर्दी हो सकती है? यानी ये जो गोलकंडा और बीजापुर की हुकूमतें थी, अगर उनको कोई हड़प कर जाता है, फ्रेंच या ब्रिटिश या पोर्चुगीज उन पे हमला करके उनको ले लेते हैं, तो मुगलों के साथ उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। और ये हम कहते हैं कि अपनी इस्लाम की जो है कि एक ही उम्मत है, ये थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली इसका कोई सबूत नहीं हमें मिलता पूरी हमारी तारीख में। इसलिए ये आप ने बाद में भी तारीख में देख लें आप कि जो मैंने पहले अर्ज किया कि लॉर्ड लेक ने जब 1803 में दिल्ली पे कब्जा किया है तो कितने उस वक्त मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने कहा कि हम दिल्ली को इससे छुड़ाएंगे? बहुत थे, लेकिन कोई नहीं आया। बाकी दूसरा इसका एस्पेक्ट, आपको मालूम है कि तिजारत से हुकूमत को फायदा होता है। इनके पास बहरी बेड़े थे यूरोपियन ताजरों के पास, हुकूमत को ये टैक्स देते थे, हुकूमत की आमदनी होती थी उससे। बाद में इनको जब पता चला कि दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स आल्सो, तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड कि आप हमारे लिए रेवेन्यू कलेक्ट करें। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दे वर अपॉइंटेड। उस वक्त इनको पता चला कि इतना रेवेन्यू यहाँ इकट्ठा हो सकता है, जो हम इकट्ठा के बादशाह को दे देते हैं, ये हम आप खुद क्यों ना अप्रोप्रिएट करें उसको। That's how they started thinking of getting themselves established as rulers, not just as tax collectors, as revenue collectors, not just as servants of the crown, but as making the crown servant of themselves. जी सर, क्योंकि सर वक्त कम रह गया, मैं जरा दो क्वेश्चंस इकट्ठे कर देता हूं सर। एक शकीला राजा साहब की तरफ से सर सवाल आया कि एज पर योर पर्सपेक्टिव अबाउट देम मीन मुगल्स मींस पीपल वर राइटिंग हिस्ट्री विदाउट ऑथेंटिकेशन। और एक ये साजिद गौरी साहब का सवाल है सर कि मुगल्स subcontinent rulers lagged behind their age in the field of science and technology and declined to compete Europeans. Please comment. Yes sir, जरा इन दोनों क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत एक अक्सर किया जाता है। पहले तो आप देखेंगे यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी शुरू कब हुई है सर? अगर आप अर्लीस्ट भी शुरू करें तो लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी है, बल्कि सही मानों में ये आती है 19th सेंचुरी में। हमें जो सबसे पहला हवाला मिलता है इसका, वो एक इंडियन लखनऊ से गया था जो मिर्जा अबू तालिब
मेरा ख्याल है मैंने जिक्र किया था मासरुल तालबीस की किताब का पहले भी। जी वो सर, बिल्कुल। 1799 में लंदन जाता है, तो उसने अपने हम वतनों को बताया कि ये राज है इनकी हुकूमत की कामयाबी का, ये काम करते हैं, इंडस्ट्री ऐसे इन्होंने इस्टेब्लिश की है, लंदन को पानी ये कैसे प्रोवाइड करते हैं। उसने बाकायदा नक्शे बनाए अपनी किताब में और इन सब को बताया। हाँ, ये सही बात है कि उस तरह की वो माहौल चूंकि नहीं था यूरोप जैसा इंडिया में, लंदन जैसा कोई शहर नहीं था यहाँ पे। शहर थे, वो अक्सर ऐसे थे जहाँ पे पानी का इंतजाम था। ये नहीं कि वहां पे कहत आता था या पानी नहीं मिलता था, बल्कि पूरे मुगल इंडिया में हमें बहुत कम जिक्र मिलता है कहत का, जितना अंग्रेजों के आने के बाद नजर आते हैं कहत कि कितने जी कहत सर। सिर्फ बंगाल में हुए। तो 19th सेंचुरी तक तो मुगलों के पास वो ताकत नहीं रही थी। उससे पहले जो मुगलों के पास टेक्नोलॉजी थी वो तो यूरोप में भी नहीं थी। अगर आप मुगलों की टेक्नोलॉजी इस वक्त देखें, उस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन एडमिनिस्ट्रेशन, इवन वॉरफेयर, यूज ऑफ गन पाउडर और यूज ऑफ ये तोपें कैसे होती हैं, कैवलरी कैसे होती है, मुख्तलिफ हिस्सों में फौज को तकसीम करना, ये हमें नजर आती है टेक्नोलॉजी। तो ये अक्सर कहा जाता है कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, तो वो इसलिए नहीं रहे कि वी वर कंपीटिंग विद यूरोप। यूरोप खुद उस वक्त गुजर रहा था एक ट्रांजिशनल पीरियड से, और ये एक अलग सवाल है कि क्या यूरोप इस कदर तरक्की करता, ब्रिटेन खास तौर पे, अगर इंडिया पे इसकी हुकूमत ना होती। That's a debatable question, and I think we should devote at least one session to that. Sure. How much India contributed in the industrial development of Britain? How much North Africa contributed to the industrial development of France? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी डॉक्यूमेंट्स में और किताबों में, और लिखा इस पे कम गया है, लेकिन है कुछ इस पे मटेरियल। ठीक हुआ सर। एक सर मैं ये चाह रहा था कि हमारा ये एक पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में भी हम जरा देखें जी। ब्रिटिश ने जो कुछ यहाँ किया, वो एक तो हम जब ब्रिटिश पीरियड पे आएंगे तो उसे इन डिटेल देखेंगे। सवाल ये है सर कि वहाँ इंडिया में तो एक डीकोलोनियलिटी की पुरजोर तहरीक है, वहाँ पे हमें शशि थरूर जैसे किरदार नजर आते हैं, वो सोसाइटी वहाँ पहुंच गई है। हमारी सोसाइटी में ये पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स उस तरह से सर क्यों शुरू ना हो सका? हम उस कॉलोनियल डिस्कोर्स में क्यों फंसे हुए हैं सर? पहली बात तो ये है कि मुझे सख्त इतराज है इस लफ्ज पे, कॉलोनियलिज्म पे। ये एक ऐसा लफ्ज अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया जिससे कोई उनकी बर्बरियत नजर नहीं आती। When they went to America और कनाडा जो आजकल है, तो वहां तो न समझ आती है कॉलोनियलिज्म, क्योंकि लैंड्स वर फ्री, there was no cultivation, so they started tilling the land and they introduced new crops. That's what is called colonization. कि जब आप एक ऐसे खित्ते में जाते हैं जहां पे कुछ नहीं हो रहा है, then you understand what to do. That is colony. India was highly developed in agriculture. In whatever industry they had, it was highly developed. तो इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि ये colonialism था? Colonialism नहीं था. It was pure and simple extortion, suppression. जितनी यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज थी वो सब इन्होंने पहले सप्रेस की। यहाँ का रॉ मटेरियल लेके गए वहां, उसको प्रोसेस करके वापस यहाँ पे लाके बेचा। उसके स्टैटिस्टिक्स अलार्मिंग हैं अगर कभी आप उन पे गौर करें तो। अच्छा, तो ये इसको मैं
कॉलोनियलिज्म नहीं कहता। ये मैंने बताया ना, एक हार्मलेस किस्म की टर्म है। कुछ लोगों ने, कुछ अमेरिकन्स ने कहा कि इसको मर्केंटिलिज्म कह दें। मैंने कहा नो, इट वाज प्योर एंड सिंपल सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड प्लंडर। जाहिर है वो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। इसी तरह अब आपको ये जो फलसफा नजर आते हैं जी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इनमें जान नहीं है कोई। इसमें अगर आप गौर कीजिए ना, इनको जरा डाइसेक्ट करके देखें, कहना क्या चाहते हैं आप कि कॉलोनियलिज्म के पीरियड के बाद जो आएगा वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का पीरियड होगा, यही है ना मतलब इसका। प्री कॉलोनियलिज्म अगर है तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी होगा उसका। इसके साथ कुछ चीजें शामिल ये की हैं इन्होंने कि यू चैलेंज द मेथड एंड नैरेटिव ऑफ colonial period. ये that makes sense कि जो मेथोडोलॉजी और जो फिलॉसफी हमें ब्रिटिश ऑथर्स ने दी थी, जिस तरह की टेक्स्ट बुक्स उन्होंने पढ़ाई हमें अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, जिस तरह से हमें बताया ये है आपकी इंडिया की हिस्ट्री, did we revolt against it and said no, this is not how it should have been. You had your own political purpose in giving us these lessons. ये हमने नहीं किया। इंडिया में ये इसलिए हुआ कि इंडिया में एक अच्छी खासी क्लास थी। अगर आप गौर करें किन लोगों ने ये चैलेंज किया है सबसे पहले, वो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, जिनको हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं। सही। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री की किताब मिलती है, वो लेटर ऑन वेंट टू इंग्लैंड एंड टॉट देयर, दत्त की जी, उमेश दत्त की। बिल्कुल ठीक। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने गौर किया और देखा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये तमाशा है। हमारा जो एरिया था, जिसको आज हम पाकिस्तान या दूसरी तरफ जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ये डेवलपमेंट की उस स्टेज पे था ही नहीं। कोई यहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी यहाँ पे। और ये वो वाहिद एरिया है, अगर आप कभी गौर कीजिए ना, अक्सर हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि यार तुमको आज़ादी तो एक ही दफ़ा एक ही वक्त मिली, वहाँ जमहूरियत क्यों रही, तुम्हारे यहाँ मार्शल लॉ क्यों रहे। आपका जो सबसे हाईली डेवलप्ड प्रोविंस था पंजाब, वो नूर अहमद की किताब है, मार्शल लॉ से मार्शल लॉ तक जी, फ्रॉम मार्शल लॉ टू मार्शल लॉ। हाँ, वो बताती है आपको कि यहाँ तो कभी कोई जमहूरियत थी ही नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये एरिया जो बना, पाकिस्तान बना है, ये उस कदर डेवलप नहीं थे। कई चीजें ऐसी, कई अखबार ऐसे जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो सकते थे, वो पाकिस्तान के कई सूबों में नहीं जा सकते थे। कई फिल्में ऐसी जो इंडियंस बनाते थे, which could be shown in many parts of India, they were not allowed in certain parts of which is today Pakistan. इसी तरह अखबारात का, कहां से कौन सा अखबार निकलेगा, तो ये अगर आप इसको स्टडी करें तो then we will understand our own history also. और ये जो पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट है, इसको भी आपको समझ आ जाएगी कि हमें ये फिर एहसास हो रहा है। अब हमें एहसास ये, बहुत से हमारे यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो इन बातों पे कम से कम सवाल तो पूछ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आपका पुराना नैरेटिव। इसलिए ये वजह होती है, किसी सॉइल को आप, किसी एरिया को जब आप कंपेयर करते हैं किसी और जगह, तो ऑलवेज थिंक ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फिर आप कंपेयर करें। You cannot compare Canada, America and Mexico. एक ही कॉन्टिनेंट में है ना ये तीनों मुल्क। जी बिल्कुल। अच्छा, हिस्ट्री के लिहाज से मेक्सिको इज द ओल्डेस्ट। जी। तो फिर जो एबोरिजिनल है, एज पावरफुल एज द यूनाइटेड स्टेट्स। यस
ये क्वेश्चन जब हम पूछते हैं ना एक दूसरे से, तो कंपैरेटिव हिस्ट्री उस वक्त होती है, बल्कि देयर इज नो सच थिंग एज कंपैरेटिव हिस्ट्री। हिस्ट्री है कि आपने वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम, and how did you come across with those ideas which are now permeating your discourse? कौन से, कहां से लिए आपने ये, किसने आपको ये बताया, कितने लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हुए? These things, they determine your discourse with the world at large and within yourself about your own history. बिल्कुल सही सर, बहुत नवाजिश। आज का प्रोग्राम तो मुझे लगा कि ट्रूली सर एक वो हम इसे बिल्कुल डिस्कोर्स के पैटर्न पे ले गए। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। ये नेचुरली हम इस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा स्केल भी नहीं करना चाहते और बहुत ज़्यादा अमूमी सतह पे भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये हैं बड़े अहम पहलू जिन पे रोशनी डालना बड़ा ज़रूरी है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास प्रोफेसर असलम सैयद साहब जैसे स्कॉलर्स मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हर ये डिस्कोर्स के बाद ऐसा समझते हैं कि आज ज़्यादा मज़ा आया है सर, ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। यही वजह है सर कि आज हमने इसको मतलब कोई एडवर्टाइज इसको सर्कुलेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद दोस्तों की हमारे साथ शामिल रही। आप लोगों के सवाल दोस्तों, अगर कहीं किसी का सवाल किसी वजह से कोई ओवरलुक हो जाए या मिस हो जाए या एड्रेस ना हो सके तो माजरत खां है। कोशिश ये करते हैं कि ये तमाम सवालात को हम किसी न किसी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करें। हमारा ये प्रोग्राम आज वो FM वाले उस पर नहीं चल सका, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम YouTube पे और Facebook पे अवेलेबल रहेगा। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो अभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके, वो किसी भी वक्त इसे अपनी कन्वीनियंस पे सुन सकें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक डिस्कोर्स के इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए मोस्ट प्रोबेबली हम ब्रिटिश पीरियड को कवर करेंगे। और इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की नवाजिश। सर बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सर खुदा हाफिज।